कक्षा सातवीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ विज्ञान का यहाँ पर रियल पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि विज्ञान विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पूरा पेपर कंप्लीट कराएंगे, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और साथ ही अगर आप यहाँ पर 60 में 60 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों को शेयर कर देना है, जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सके विषय विज्ञान के पेपर में। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के यहाँ पर लाइक कर लीजिए और चैनल को आपको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको यहाँ पर कक्षा सातवीं के सभी विषय के रियल पेपर मिलेंगे सबसे पहले इसी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल, वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय विज्ञान। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा कक्षा 7 और पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। तो आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक। निर्देश आता है प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो प्रश्न पहला आता है, शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? तो आपका यह था आयोडीन, बी था प्रोटीन, और सी था हीमोग्लोबिन, और डी था विटामिन। तो यहाँ पर शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है, तो इसका जो उत्तर आपका रहेगा वो आपका यहाँ पर हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ठीक है, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, कोई व्यक्ति ठीक है उल्टी दस्त से पीड़ित है तो चिकित्सक उसे क्या लेने की सलाह देंगे? तो आपका ये आता मलाई, बी आता चॉकलेट, और सी आता ORS घोल, और डी आता पानी। तो जो आपका यहाँ पर प्रश्न दूसरा दिया गया, कोई व्यक्ति उल्टी दस्त से पीड़ित है तो चिकित्सक उसे क्या लेने की सलाह देंगे? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा ORS घोल। ठीक है, आपका सी राइट आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तीसरा आपका दिया गया, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो आपका यह था फेफड़ा, बी था यकृत, सी था आपका वृक्क, और डी था आमाशय। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर रहने वाला वृक्क। ठीक है, वृक्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते जाना है। अब चलिए आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। चौथा आपका यहाँ पर दिया गया, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 2 घंटे लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल होगी। तो आपको यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल बताना है कितनी रहेगी। तो आपका यह था 50 किलोमीटर, बी था 60 किलोमीटर, और सी था 70 किलोमीटर, और डी था 40 किलोमीटर। तो जो प्रश्न चौथा दिया गया, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है, कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 2 घंटे लेती है, तो आपकी यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल होगी। तो जो आपके यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल रहेगी वो आपकी 60 किलोमीटर हो जाएगी। फिर आपका यहाँ पर प्रश्न 5 देख लेते हैं। प्रश्न 5 दिया गया, जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी है। तो आपका यह था टाइफाइड, बी था कैंसर, सी था टीबी, और डी था मलेरिया। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया, जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी है, तो यहाँ पर जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी है आपकी टाइफाइड। ठीक है, आपका ए राइट आंसर रहेगा। तो ए जो आपके यहाँ पर दिए गए थे बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से लेकर यहाँ पर 5 तक, वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 से 10 तक आपके यहाँ पर रिक्त स्थान आते हैं। निर्देश आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो 6वां आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, कांटों को पकड़कर अपना भोजन बनाने वाला पादप डॉट डॉट है। तो यहाँ पर ठीक है, कीटों को पकड़कर अपना भोजन बनाने वाला पादप घटपर्णी है। तो घटपर्णी आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, घटपर्णी आप देख लीजिए, इस तरह से आपको लिखना है। फिर आपके यहाँ पर 7वां देख लेते हैं। 7वां आपका दिया गया है, घास में डॉट डॉट की प्रचुरता होती है। तो घास में आपके यहाँ पर सेलुलोज की प्रचुरता होती है। ठीक है, सेलुलोज आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर 8वां देख लेते हैं। 8वां आपके यहाँ पर दिया गया है, किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप डॉट डॉट कहलाती है। तो किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप आपके यहाँ पर ताप कहलाती है। ठीक है, ताप आपका 8वें का उत्तर हो जाएगा। फिर 9वां देख लेते हैं। 9वां आपका दिया गया है, हीमोग्लोबिन डॉट डॉट कोशिकाओं में पाया जाता है। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, लाल रक्त आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 10वां आता है, समय का मूल मात्रक डॉट डॉट है। तो समय का मूल मात्रक आपका हो जाएगा सेकंड। ठीक है, आपका 10वीं का आंसर रहने वाला सेकंड। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न आता है 11 से 16 तक। तो 11वां आता कोश का द्रव किससे कहते हैं? 12 आता विटामिन सी के स्रोत कौन कौन से हैं? फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 13वां प्रश्न।
13वां प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अम्ल किससे कहते हैं, उदाहरण से लिखिए। और परिसंचरण तंत्र किससे कहते हैं। और 15वां आता कायिक प्रबंधन के 2 लाभ लिखिए। 16वां आता अपघटक किससे कहते हैं। तो चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न, ठीक है, 11 से लेकर प्रश्न आपके यहाँ पर 16 तक के जो यहाँ पर आंसर है वो हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, जो आपका प्रश्न दिया गया था कोशिका द्रव किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाए जाने वाले जली जैसे पदार्थ को कोशिका द्रव कहते हैं। इसमें कोशिका के अन्य अंगक भी स्थित होते हैं। फिर प्रश्न आपका 12 दिया गया था विटामिन सी के स्रोत कौन कौन से हैं, तो इसका आंसर है विटामिन सी के मुख्य स्रोत खट्टे फल हैं, जैसे नींबू, संतरा, आंवला, अमरूद और टमाटर। फिर आपका जो 13वां प्रश्न दिया गया था अम्ल किससे कहते हैं, उदाहरण से लिखिए। तो इसका आंसर है वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण रहेगा आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl और साइट्रिक अम्ल, ठीक है, नींबू में पाया जाता है। फिर आपका जो 14वां प्रश्न दिया गया था परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर रहेगा शरीर का वह तंत्र जो रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है, परिसंचरण तंत्र कहलाता है। इसमें हृदय और रक्त वाहिकाएं शामिल होती हैं। फिर जो आपका प्रश्न 15 दिया गया था कायिक प्रबंधन के 2 लाभ लिखिए। तो आपका रहेगा नए पौधे कम समय में उगाए जा सकते हैं और नए पौधे जनक पौधों की बिल्कुल सटीक है प्रतिलिपि होते हैं। फिर जो आपका 16वां प्रश्न दिया गया था अपघटक किसे कहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों और जंतुओं के अवशेषों को ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं, अपघटक कहलाते हैं। जैसे आपका जीवाणु और कवक हो जाएगा। इस तरह से आपके 16वें क्वेश्चन तक के आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। अब स्टूडेंट आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 17 से 22 तक। 17वां आता ऊष्मा के स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं। 18वां आता अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। 19वां आता स्वपरागण और परपरागण में बीच अंतर लिखिए। 20वां आता अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली से क्या समझते हो। 21वां आता ऐसे 6 उत्पादकों के नाम लिखिए जिन्हें हम वनों से प्राप्त करते हैं। 22वां आता आपांक या शुष्क आपांक का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो चलिए आपका 17, 18, 19, 20, 21, 22 इनके उत्तर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप देख लीजिए, जो आपका 17वां प्रश्न दिया है तो ऊष्मा के स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं। तो ऊष्मा का गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बहना ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है। इसकी 3 विधियां होती हैं, चालन, संवहन और विकिरण। फिर आपका दिया था अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए, जब वायुमंडल में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें बर्फ के जल में घुलकर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं, तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। फिर जो आपका 19वां प्रश्न दिया गया था स्वपरागण और परपरागण के बीच अंतर लिखिए। तो आप देख लीजिए, स्वपरागण जब परागकण उसी फूल के वर्तिका पर गिरते हैं, और परपरागण जब एक फूल के परागकण दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। फिर आपका दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली से क्या समझते हो। तो इसका उत्तर है यह मापन की एक मानक प्रणाली है जिसे पूरी दुनिया में स्वीकार किया गया है, ऐसा ही मात्रक, ताकि वैज्ञानिक गणनाओं में एक रूपता बनी रहे। फिर 21वें प्रश्न में आपको ऐसे 6 उत्पादों के नाम लिखने थे जिन्हें हम वनों से प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर लकड़ी, औषधियाँ, गोंद, शहद, फल और रावल हो जाएगा। फिर आपका 22वां प्रश्न दिया गया था आपांक या शुष्क आपांक का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका उत्तर रहेगा अपशिष्ट जल उपचार के दौरान नीचे बैठने वाली ठोस कचरे को आपांक कहते हैं। शुष्क आपांक का उपयोग खाद के रूप में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस तरह से आपके 22वें क्वेश्चन तक के आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। अब स्टूडेंट आपके यहाँ पर द्वितीय प्रश्न आते हैं 23 से 26 तक। 23 माता फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है, परिवर्तन का उदाहरण स्पष्ट कीजिए। 24 माता वायवीय अवायवीय श्वसन में 5 अंतर लिखना है। 25 माता क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। 26वां आता है समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति बनाइए। और 21 आता है ठीक है, रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा जाता है। तो चलिए आपके यहाँ पर 23, 24, 25, 26 इनके जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप देख लीजिए, आपका 23वें प्रश्न का आंसर रहेगा जिसमें आपका दिया था फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है। उदाहरण ठीक है, आपको स्पष्ट करना था। तो यहाँ पर देख लीजिए, फलों का एक पकना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें निम्नलिखित प्रक्रियाएं होती हैं। नया पदार्थ बनना, अनुत्क्रमणीय प्रकृति और गुणों में परिवर्तन। ठीक है, आपका 23वें प्रश्न का आंसर रहेगा। 24वें प्रश्न में आपको वायवीय अवायवीय श्वसन में 5 अंतर लिखना है। ठीक है, तो आपको अपनी कॉपी में जो आपको यहाँ पर पेपर में कॉपी मिलती है लिखने में, उसमें आपको इस तरह से बॉक्स बनाना है पहले तो। ठीक है, इस तरह से, और आपको एक में डालना लक्षण, एक में डालना वायवीय श्वसन, एक में डालना अवायवीय श्वसन। ठीक है, इस तरह से जो भी कुछ लिखा है यही लिखना है आपको। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं 25वें प्रश्न का आंसर। तो ये आपका 25वें प्रश्न का आंसर रहने वाला है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 26वें प्रश्न में आपको यहाँ पर समतल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए।
तो इसका उत्तर देख लीजिए, ये आपका ए वाले का उत्तर है। ठीक है, 26 मार्क के ए वाले का उत्तर और ये आपके 26 मार्क के बी वाले का उत्तर है। ठीक है, इस तरह से आपका विज्ञान का पेपर कंप्लीट हो जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आपका यहाँ पर बिल्कुल रियल पेपर है और साथ ही सभी विषय के पेपर मिलेंगे आपको इसी चैनल पर। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।